बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज डॉक्टर सादिक अली। आज हम रिमेनिंग जो एमसीक्यूज रहते हैं ईएनटी और ऑप्थेल्मोलॉजी के, उसका पार्ट टू इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर कहते हैं, अ 45-year-old मैन नोटिस इज डिफिकल्टी हियरिंग ओवर द टेलीफोन। ठीक है, जब वो टेलीफोन पे बात करता है तो उसको प्रॉपर तरीके से आवाज़ सुननी नहीं देती। हिज हियरिंग लॉस हैज़ बीन प्रोग्रेसिवली गेटन वर्सन ओवर द लास्ट फ्यू ईयर। ही इज कंसर्न बिकॉज हिज फादर हैज़ आल्सो सिमिलर प्रॉब्लम व्हेन हिज फादर अराउंड हिज एज। तो आप लोगों ने यहाँ से याद रखना है कि हियरिंग लॉस के साथ जब फैमिली हिस्ट्री आती है, एंड रेनीज एंड वेबर टेस्ट डिमोन्स्ट्रेट कंडक्टिव हियरिंग लॉस। प्लीज़ आप लोगों को सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यूट्यूब पे जाकर इसकी एनिमेशन देखें कि ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट के जरिए रेनी टेस्ट और वेबर टेस्ट किस तरह परफॉर्म किया जाता है। ठीक है जी, तो आप लोगों ने आज जो यूट्यूब पे जाकर ये देखना है कि व्हाट इज रेनी टेस्ट एंड व्हाट इज वेबर टेस्ट। ठीक है जी, ये दोनों अहम है क्योंकि ईएनटी के अंदर एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी आता है। ये दोनों ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट होते हैं। इसके अंदर हम ट्यूनिंग फोर्क को जब हम किसी हार्ट एरिया के अंदर उसकी फ्रॉन्ग्स को स्ट्राइक करते हैं तो उसकी हैंडल बिहाइंड द, फॉर एग्जांपल ईयर, ये जो टेम्पोरल पार्ट होता है मास्टाइड प्रोसेस उसके ऊपर रखते हैं, और ये जो वेबर है इसमें हम वर्टेक्स पे रखते हैं। तो अगर आप लोग इसको सही तरीके से देख लेंगे दैट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। अदरवाइज अगर मसला आप लोगों को समझ आने में इशू आ रही हो तो फिर मैं आप लोगों को 4 से 5 मिनट की एक छोटी सी वीडियो इस पे प्रैक्टिकल बना दूंगा। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट कंडक्टिव हियरिंग लॉस। द ऑडियोग्राम शोज मॉडरेट हियरिंग लॉस इन बोथ एयर अक्रॉस द ऑल फ्रीक्वेंसीज। व्हाट इज द सिंगल मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें तीन बातें मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट लगी है। एक तो पेशेंट को जो हियरिंग लॉस है वो कंडक्टिव टाइप है, नंबर वन। और आप लोगों को पता है जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है, इट्स मीन के द प्रॉब्लम आइदर लाइज इन द एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर। फिर इसमें फैमिली हिस्ट्री है, और इसके अंदर कभी कभार एग्जामिनर कहता है कि पेशेंट को सुनाई तब देता है जब वो नॉइजी इन्वायरमेंट में जाता है। तो ऐसा कंडक्टिव हियरिंग लॉस जिसका मेन इशू मिडल ईयर के साथ है और उसमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, दैट इज ओटोस्क्लेरोसिस। और कल आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर क्या होता है, द पेशेंट विल हियर बेटर इन अ नॉइजी एनवायरनमेंट। तो इसके अंदर क्या होता है, देयर इज पैराक्यूसिस विलिसी। इसमें स्टेपीज बोन का इशू होता है, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट ऑफ स्टेपीज है। जो स्टेपीज बोन नेचुरल है उसको रिमूव करेंगे, स्टेपीडिक्टोमी विद आर्टिफिशियल स्टेपीज रिप्लेसमेंट। A 29-year-old man with a medical history include long-lasting asthma tried to attend clinic with rhinorrhea and bilateral painless nasal obstruction. He complained of reduced sense of smell. What is the most likely diagnosis? अब यहाँ पे पेनलेस नेजल ऑब्स्ट्रक्शन इसका मतलब ये है, और साथ में उसको क्या है, राइनोरिया है। एंड ही कंप्लेन ऑफ रिड्यूस सेंस ऑफ स्मेल। अब लोगों को मैंने बताया था कि ऐसी कंडीशन जिसमें राइनाइटिस हो, इंफ्लेमेशन ऑफ द नेजल म्यूकोजा, जिसके अंदर ओल्फैक्टरी नर्व इन्वॉल्वमेंट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और आप लोगों को पता है द नर्व विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ स्मेल दैट इज कॉल्ड ओल्फैक्टरी नर्व। तो ओल्फैक्टरी नर्व इन्वॉल्वमेंट की वजह से इन लोगों में जो सिक्रीशन आती है या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आती है वो भी पेशेंट प्रॉपर तरीके से वो स्मेल नहीं कर पाता, दैट इज कॉल्ड एट्रोपिक राइनाइटिस। इसको हम एट्रोपिक राइनाइटिस या इसको हम ओजाइना कंडीशन भी कह सकते हैं, ओजाइना, OZEANA। ठीक है जी, नेक्स्ट। A 30-year-old lady presented with pain, photophobia, and decreased vision in her right eye. On examination, intraocular pressure was raised। और आप लोग को मैंने ये बताया था कि intraocular pressure measure करते हैं by using tonometer in his eye with significant of smell and flare in the aqueous। Pupil was myotic, मतलब pupil contracted है, and there were keratic precipitate on the posterior corneal surface। एंगल वाज ओपन। अब यहाँ पे देखें एंगल वाज ओपन ऑन गोनियोस्कोपी। इसका मतलब ये है यहाँ पे जो सिम्टम दे रहे दैट इज एक्चुअली इनडायरेक्टली अब इंक्रीज आईओपी, देयर विल बी इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, और साथ में उसको पेनलेस विजुअल लॉस है। और गोनियोस्कोपी के ऊपर हमें क्या मिल रही है, देयर इज ओपन एंगल। इसका मतलब ये है कि गोनियोस्कोपी के ऊपर हमें पता चला कि द एंगल वाज ओपन, दैट इज डायरेक्टली अ क्लियर कट केस ऑफ ओपन एंगल ग्लोकोमा। The structure which divides anterior segment of the eye
एंड टू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चेम्बर, ये कल वाला ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि एक्चुअली आई के अंदर दो सेगमेंट्स होते हैं, एंटीरियर सेगमेंट एंड पोस्टीरियर। कोर्निया से लेके लेंस तक एंटीरियर सेगमेंट है, लेंस के बाद जो है वो पोस्टीरियर सेगमेंट होता है। लेकिन जो एंटीरियर सेगमेंट है, एक इसमें एंटीरियर चेम्बर है और दूसरा पोस्टीरियर चेम्बर है। तो आप लोग को यहाँ पे बात बताना चाह रहा हूँ कि जो एंटीरियर सेगमेंट है ये हम चेम्बर में डिवाइड करते हैं, किस बेस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड आयरस। इसका आंसर जो है वो क्या है, दैट इज ए, दैट इज नोन एज आयरस। तो एंटीरियर चेम्बर पोस्टीरियर चेम्बर में जो डिफरेंशिएटिंग स्ट्रक्चर है वो आयरस है। अगर वो एंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट की बात करते हैं तो फिर उसका डिफरेंशिएटिंग स्ट्रक्चर लेंस होता है, ठीक है जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग मसल आर इनरवेटेड सप्लाइड बाय cranial nerve नंबर थर्ड एक्सेप्ट, यहाँ पे लेके दैट इज कॉल्ड oculomotor nerve। मैं यहाँ पे दो चीज़ें बता रहा हूँ, जो हमारे पास SO4 है और LR से, ये एक बहुत बहुत फेमिलियर निमोनिक से जो एवरी मेडिकल स्टूडेंट को एटलीस्ट पता होता है। इसका मतलब जो सुपीरियर ओब्लिक है दैट इज इनरवेटेड बाय फोर्थ नर्व जिसको ट्रोक्लियर कहते हैं, और जो लेटरल रेक्टस है दैट इज इनरवेटेड बाय एब्ड्यूसन्स नर्व जिसको हम सिक्स कहते हैं। इनके अलावा रिमेनिंग जितने भी है दैट इज इनरवेटेड बाय थर्ड नर्व। तो पहले नंबर पे लेटरल रेक्टस है, LR पे तो सिक्स है, नेवर थर्ड। इसका आंसर क्या है, दैट इज ए। तो इसका मतलब इन दोनों मसल के अलावा रिमेनिंग जितने एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक मसल है आई के अंदर, उन सब की मेजॉरिटी इनर्वेशन किस नर्व के पास है, थर्ड नर्व के पास। A middle age male presented with painless visual loss in the right eye. Fundoscopic examination shows that is called stomy appearance of the retina. It is very important. इसकी जगह आप लोगों को कभी कभार वो कहते हैं एंग्री लुकिंग रेटिना। तो एंग्री लुकिंग स्टॉर्म से मुराद होते हैं तूफान, एक तूफानी तरह, मीन रेडनेस, सीवियर रेडनेस। अब देखें, मैं आप लोग को एक मिसाल से देता हूँ, दैट इज फॉर एग्जांपल इमेजिन करें दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आई, ये पोस्टीरियर लेयर है, दैट इज कॉल्ड ऑफ रेटिना। रेटिना को जो ब्लड लाने वाली आर्टरी है उसका नाम सेंट्रल रेटिनल आर्टरी है, और यहाँ से ब्लड वापस ले जाने वाली जो वेन है उसका नाम सेंट्रल रेटिनल वेन होता है। और से सुनेंगे तो फिर दिस कंसेप्ट विल बी सुपर सुपर इजी एंड दैट इज इजी टू गेट इट। यहाँ पे अगर सेंट्रल रेटिनल आर्टरी के अंदर क्या हो जाए, क्लॉट बन जाए, तो ब्लड सप्लाई टू दी रेटिना क्या होगी, कम होगी। और जब ब्लड कम मिलेगी तो फिर याद रखना है कि एक्चुअली यहाँ पे जो RBC है वो भी कम मिलेगी, तो उसकी वजह से जो रेटिना है दैट विल बी पेल, इसको हम कहते हैं पेल रेटिना। लेकिन नियर बाई कहीं ना कहीं से छोटे छोटे वेसल जो होते हैं वो ब्लड देती है, तो हम इस तरह स्पॉट्स की नज़र में आते हैं, इसको कहते हैं चेरी रेड स्पॉट। तो चेरी रेड स्पॉट विद पेल रेटिना दैट इज द हॉल मार्क ऑफ सेंट्रल रेटिनल आर्टरी अक्लूजन। लेकिन अगर आर्टरी ठीक है, मसला वेन में है, तो ब्लड तो आएगी लेकिन ब्लड निकलेगी नहीं, तो ज्यादा ब्लड पर रेटिना मिलेगी, उसमें RBC ज्यादा होगी, तो द रेटिना विल बी लुकिंग रेड। तो इसको हम स्टोमी अपीयरेंस या एंग्री लुकिंग रेटिना कहते हैं, दैट इज द हॉल मार्क ऑफ सेंट्रल रेटिनल वेन अक्लूजन, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पेल रेटिना विद चेरी रेड स्पॉट ये सेंट्रल रेटिनल आर्टरी अक्लूजन है। लेकिन स्टोमी अपीयरेंस या एंग्री लुकिंग रेटिना अगर आ जाए दैट विल बी सेंट्रल रेटिनल वेन अक्लूजन। A patient present with severe eye pain to the GP 4 days following cataract removal। ये बात वही ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैटरेक्ट रिमूवल के बाद अगर एक पेशेंट है उसकी आईज रेड हो जाए, इन्फ्लेम्ड हो जाए, एंड देयर इज पस इन द एंटीरियर चेम्बर, थिंक अबाउट एंड ऑप्थेल्माइटिस। ये क्या होता है, देयर मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज, इसका मतलब ये है किसी भी इन्फेक्शन के बाद, दैट इज कॉल्ड। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली सर्जरी इंजेक्शन एंड लेयर ऑफ पस इन द एंटीरियर चेम्बर, एंटीरियर चेम्बर के अंदर जो पस बनी है, अब ये यूवेटस भी हो सकता है बट मोस्ट लाइकली दैट इज कॉल्ड एंड ऑप्थेल्माइटिस। तो इसका आंसर भी क्या होता है, सी है। इसका मतलब ये है कि जो एंड ऑप्थेल्माइटिस है इसमें क्या होता है, कैटरेक्ट सर्जरी रिमूवल की हिस्ट्री होगी, और इसके बाद जो है हमारे पास आई के अंदर क्या होगी, साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। You have seen a referred case of open angle glaucoma. Which of the following would be important point in diagnosis of case? इसका मतलब यह है कि जब आप ओपन एंगल ग्लोकोमा को फंडोस्कोपी के जरिए देखते हैं तो दो चीज़ें याद रखें। एक तो गोनियोस्कोपी हमें यह बताएगी कि जो एंगल है द आयरस और कोर्निया, इसको आयरोडो कोर्नियल एंगल कहते हैं, वो ओपन होगी। इसका मतलब यह है कि वो एंगल जो है वो वाइड होगी।
दूसरी बात, जो रेटिना है उसके अंदर ऑप्टिक डिस्क कपिंग होगी। ये आप लोगों ने बाय हार्ट याद रखना है, इसको याद रखना है। ऑप्टिक डिस्क कपिंग दैट इज क्लासिकली सीन इन ओपन एंगल ग्लूकोमा। ऑल आर सीन इन थर्ड नर्व पॉलिसी एक्सेप्ट। तो थर्ड नर्व जब डैमेज हो जाए, अकुलो मोटर नर्व, सो इसके वजह से एलपीएस मसल ये वीक हो जाता है। लेविटर पल्पेब्राई सुपीरियोरस, जब एलपीएस मसल वीक होगा तो पेशेंट प्रॉपर तरीके से आंखें ओपन नहीं कर पाएगा, दैट लीड टू टोसिस। डिप्लोपिया होता है, ठीक है जी। और आउटवर्ड आई डेविएशन, इसका मतलब ये है, ये भी होता है, लेकिन मायोसिस नहीं होता। क्योंकि आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो मायोसिस है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट सीन इन दी, व्हाट आंसर इज थर्ड नर्व पॉलिसी। क्योंकि प्यूपिल को कंस्ट्रक्ट करना ये काम है थर्ड नर्व का। बट अगर थर्ड नर्व डैमेज हो जाए द प्यूपिल विल बी फिक्स डायरेक्टेड, जिसको हम क्या कहते हैं, मिडरियासिस। तो मिडरियासिस इज अ कंडीशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय फिक्स डायलेटेड प्यूपिल, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके बाद आता है अ 9 month ओल्ड बेबी हैज पुट अ प्लास्टिक बीड्स इन हिज एयर। फॉरेन बॉडी की केस है, मतलब यह है कि कोई प्लास्टिक बेड, मतलब उसने फॉर एग्जांपल एयर में रखी है। ऑन ओटोस्कोपी इट इज प्रेजेंट इन डीपर पोर्शन ऑफ मियटस एंड टोटली अक्लूडिंग द मियटस। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है, एक्चुअली जो हमारे पास फॉरेन बॉडी होती है, चाहे वो एयर में हो या नाक में हो, इन दोनों को रिमूव करने के लिए जो सबसे ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, दैट इज रिमूव विथ क्रोकोडाइल फोर्सेप। तो हम फोर्सेप इस्तेमाल करके उसको हम रिमूव करते हैं। A 6 year old, a boy 6 year of age presented with mass in the midline of the neck, just below hyoid bone, noted 6 month back, and it moved. अब ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि जो मास है दैट इज मूव विद द प्रोट्रूजन ऑफ द टंग, या तो प्रोट्रूजन ऑफ द टंग के साथ मूव करे, या फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा वाटर स्वालो करे तो उसके साथ वो मूव करे, तो द मोस्ट लाइकली दैट इज कॉल्ड थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट, ठीक है जी। तो थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट, इसकी निशानी ये है, it is the midline anterior neck mass that is moved with protrusion of the tongue, or it is moved with when someone swallow the water. A 4 year old child is suffering from cystic fibrosis and complain of night blindness and photophobia. It indicate the deficiency of days. अब यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस को देखकर आप लोगों को समझ आना चाहिए दैट इज विटामिन ए डेफिशिएंसी। और यहाँ पे आप लोग को ये नहीं बताया कि विटामिन सी है या विटामिन डी है या ए है, यहाँ पे इसके अलग अलग नाम। अभी जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये विटामिन सी होता है, थायमीन विटामिन बी 1 है, पायरिडॉक्सिन ये विटामिन बी 6 है, रेटिनॉल इज विटामिन ए। तो नाइट ब्लाइंडनेस इज क्लासिकली सीन इन विटामिन ए। अब आप लोग को मैं थोड़ा सा ये बता दूं, एक्चुअली जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, फैट सॉल्युबल विटामिन विटामिन ए है, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, इसको हम एडेक कहते हैं। ये चारों विटामिन ये फैट सॉल्युबल है। इसके अलावा रिमेनिंग जितने भी हैं दोस ऑल आर वाटर सॉल्युबल, ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट में इसकी जो सिक्रीशन होती हैं दे ऑल आर बिकम वेरी वेरी थिक, और जो थिक सिक्रीशन है वो ज़्यादा प्रॉपर तरीके से आगे फ्लो नहीं करती, विस्कस होती है। तो फिर इसमें जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होंगे। जब फैट सॉल्युबल विटामिन की कमी आएगी सिस्टिक फाइब्रोसिस में, उसमें एक विटामिन ए है, तो जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी आएगी पेशेंट डिवेलप नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है जी। और कंजक्टाइवा के ऊपर इस तरह स्पॉट्स आते हैं जिसको हम बाइटोट स्पॉट्स कहते हैं। A 30-year-old lady with pregnancy of 8 month duration gave a history of recurrent episodes or bouts of sneezing, rhinorrhea, and nasal sneezing and nasal obstruction. Blood examination revealed absolute eosinophilic count of 500 and ESR is 90। इसका मतलब यह है कि इसको नाक से सिक्रीशन आ रही है, इसका नेजल म्यूकोजा जो है वो इन्फ्लेम्ड है, और साथ में यूसिनोफिल काउंट इज वेरी हाई, दैट इज हॉल मार्क ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। क्योंकि एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर क्या होता है, एक तो एक पार्टिकुलर हिस्ट्री होती है, फिर नेजल सिक्रीशन भी आती है, और साथ में यूसिनोफिल काउंट इज वेरी हाई। अब जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है या एलर्जिक रिएक्शन होती है वो मुख्तलिफ किस्म की होती है। अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि एलर्जिक राइनाइटिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश, तो आप लोग का आंसर होना चाहिए द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है जी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, very commonly asked in the exam. A 5 year old boy presented with diarrheal, blood stain, foul smelling, nasal discharge for 2 weeks. What is the most likely diagnosis? तो इसका मतलब ये है
जब भी एक केस इस तरह आता है कि इसमें यूनिलैटरल यूजुअली नेजल डिस्चार्ज होता है, लेकिन उसके साथ कोई अदर सिस्टेमिक प्रॉब्लम या सिम्टम नहीं होते, लेकिन उस डिस्चार्ज में आप लोगों ने याद रखना है द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन कि वो फॉल स्मेलिंग, थिंक अबाउट फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन, ये एग्जाम के अंदर आता है। ये क्वेश्चन नम्स के अंदर बार बार आता है। अ सोल्जर इज एडमिटेड विद अ हॉट समर इवनिंग एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस प्रेसिडेड बाय फिट्स आफ्टर एक्सेसिव आउटडोर एक्सरसाइज। अब यहाँ पे देखें, मौसम भी समर का है, हॉट समर का है, गर्मी है, और उसने एक्सटेंसिव आउटडोर एक्सरसाइज की है, जिसकी वजह से बाद में उसका टेम्परेचर इज वेरी वेरी हाई। तो मतलब एक्सेसिव एक्सरसाइज करने के बाद हॉट समर में अगर पेशेंट की जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, इवन हमारे पास द पेशेंट बिकम अनकॉन्शियस एंड डेवलपेड, दैट इज कॉल्ड हीट स्ट्रोक। तो हीट स्ट्रोक के नाम से पता चलता है कि सच टाइप ऑफ केसेस दे आर एसोसिएटेड विद हीट। ये किस के साथ आते हैं? हीट के साथ आते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। इसके लिए हम इनिशियली कोई मेडिकल थेरापी तो नहीं करते। अगर पेशेंट स्टेबल है तो हम उसको रिलैक्स कराते हैं, रेस्ट करवाते हैं। और अगर उसका बुखार जो है वो उतरता नहीं है, बहुत ज़्यादा है, तो हम उसकी स्पॉन्जिंग करते हैं। कोई टावल लेते हैं, उसको पानी में डिप करके कोल्ड मतलब करते हैं, और फिर उसकी मतलब बार बार क्या करते हैं, स्पॉन्जिंग करते हैं। द मेन ब्लड सप्लाई टू द टॉन्सिल, टॉन्सिल की जो ब्लड सप्लाई होती है दैट इज द ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। अगर आप लोग नम्स के मतलब पुराने पेपर देखें, ये क्वेश्चन मैंने वहां से लिया था, ये क्वेश्चन वहां पे पढ़ा है, और छोटा सा क्वेश्चन है, मेजॉरिटी लोगों से गलत हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग भी इसको ठीक से ठीक करें। ठीक है जी, तो यहाँ पे याद रखें कि जो ब्लड सप्लाई है टॉन्सिल को, दैट इज द ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। The artery of epistaxis. Epistaxis means bleeding from the nose. Is the name given to. इसका मतलब यह है जो एपिस्टेक्सिस है उसके बारे में दो तीन चीजें याद रखें। नाक से जो ब्लीडिंग होती है या ब्लीडिंग फ्रॉम द नेजल म्यूकोजा, दैट इज कॉल्ड ऑफ एपिस्टेक्सिस। या तो वो एंटीरियर होती है या पोस्टीरियर होती है। एंटीरियर का मतलब ये है कि जो टिप ऑफ द नोज है इसके साथ एक एरिया है जिसको लिटिल एरिया कहते हैं, और वहाँ पे मुख्तलिफ आर्टरीज की मुख्तलिफ वेसल की ग्रुपिंग हुई है, उसको हम केसल बैक प्लेक्सस कहते हैं। उन केसल बैक प्लेक्सस के अंदर जो आर्टरीज आती है लाइक सुपीरियर लेबियल आर्टरी, एंटीरियर इथोमेडल आर्टरी, स्फीनोपेलेटाइन आर्टरी, ये सारे के सारे इसके अंदर आती है। लेकिन एंटीरियर एपिस्टेक्सिस में 90% जो आर्टरी का रोल होता है जिससे ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होती हैं, वो स्फीनोपेलेटाइन आर्टरी है। The most common site for posterior epistaxis that is called of Woodruff area। और आप लोग को मैंने बताया कि जो posterior epistaxis है ये नाक की बैक साइड से होती है, और ये डेंजरस इसलिए है, इस तरह की ब्लीडिंग को हम पिन पॉइंट एक तो लोकेट नहीं कर सकते, और यहाँ पे ब्लीडिंग अगर हम लोकेट नहीं करेंगे तो उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट भी हम नहीं कर पाएंगे। और इस एपिस्टेक्सिस के अंदर कभी कभार जो ब्लीडिंग होती है वो बैक एंड पे जाकर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाती है, जिसकी वजह से एस्पिरेशन के चांसेस भी ज़्यादा होती है। सो लिटिल एरिया याद रखें, इससे एंटीरियर एपिस्टेक्सिस होती है, वो ड्रफ एरिया से पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस होती है। A 35-year-old lady presented with vertigo on changing the posture। पोस्चर चेंज करने से अगर आपको वर्टिगो होती है तो मोस्ट लाइकली इनर ईयर के अंदर जो डिजीज होती है दैट इज ड्यू टू सीवी सर्कुलर कैनाल। और यहाँ पे आप लोग मतलब एक कंडीशन पढ़ेंगे, इसका नाम है बीपीवी, बिनाइन पोजिशनल वर्टिगो। इसका मतलब यह है कि अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह हम लेफ्ट में जाते हैं या हम अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, तो हमारी प्रॉपर पोजीशन चेंज करने के साथ साथ प्रॉपर बैलेंस होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों में पोजीशन चेंज करने से क्या आती है, वर्टिगो के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम दैट इंडिकेट देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दी सेमी सर्कुलर कैनाल। इसका मतलब यह है कि सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर इशू है। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को बताता चलूँ, 65-year-old डायबिटिक मैन, एज भी ज़्यादा है, 60+ है, ऊपर से डायबिटिक भी है, develop blood vision few weeks, the ophthalmologist diagnosed as a case of diabetic retinopathy। आप लोगों को पता है कि अगर शुगर का पेशेंट है, अब अपनी शुगर को कंट्रोल ना करें तो इससे इसकी नज़र पे असर पड़ सकती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी। इफ untreated which of the following irreversible blinding complication is most likely to occur, that is called ischemic maculopathy। रेटिना का एक एरिया होता है जिसको हम मेक्यूला कहते हैं। एक तो किडनी के अंदर मेक्यूला डेंसा है, वो अलग चीज़ है, लेकिन आई के अंदर जो रेटिना में पार्ट है उसका नाम सिर्फ सिंपल मेक्यूला है। और आप लोग को मैं ये बताता चलूँ, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं अगर वो अपनी केयर ना करे, अपनी शुगर कंट्रोल ना रखे,
उन लोगों के अंदर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में इस्केमिक मैक्यूलोपैथी होती है, एंड वन सेट अगर इट विल बी लीड टू irreversible blindness. A 14-year-old patient presented with complaint of severe hearing loss, painless and scanty discharge from left ear, and facial weakness. On examination, multiple perforation in tympanic membrane. इसका मतलब यह है स्केंटी, इसका मतलब यह है कि स्केंटी से मुराद यह है वेरी वेरी लेस डिस्चार्ज, और जो डिस्चार्ज होती है दैट इज कॉल्ड आउट व्हाट आंसर इज फाउल्स मीनिंग, और उसमें फेशियल वीकनेस है तो कॉम्प्लिकेशन भी है। और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर मल्टीपल परफोरेशन है। अगर एग्जाम के अंदर आ जाए तो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर जो परफोरेशन है वो इस तरह साइडों पे है, किनारों पे है, इसको हम कहते हैं मार्जिनल परफोरेशन। तो ऐसा क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया जिसमें कॉम्प्लिकेशन भी होती है, स्केंटी एयर डिस्चार्ज फाउल स्मेलिंग होती है, एंड मार्जिनल परफोरेशन इन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, थिंक अबाउट एटिको एंटर टाइप CSOM। लेकिन अगर यहाँ पे वो ये बताते कि म्यूकोइड डिस्चार्ज है, प्रोफ्यूज डिस्चार्ज, ज़्यादा डिस्चार्ज है, लेकिन यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन क्या है, वो सेंट्रल है। तो जिस कंडीशन के अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वो सेंट्रली परफोरेट होता है उसका नाम ट्यूबियर टिम्पैनिक है। देखिए मैं आप लोग को एक बात बता रहा हूँ, CSOM stand for chronic suppurative otitis media. It is very very important. एक होता है ना suppurative otitis media, it may be acute or it may be chronic। अगर एक पेशेंट है उसकी ईयर से डिस्चार्ज हो रही है, पीप के डिस्चार्ज हो रही है, सिक्रीशन आ रही है और इससे फाउल स्मेलिंग आती है, और वो डिस्चार्ज जो है वो कभी कभार पेशेंट को बहुत तंग करती है, और उसका जब आप ओल्टोस्कोपिक एग्जामिनेशन में देखते हैं तो उसी बंदे का टेम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या होता है, परफोरेट होता है। तो आप लोग को मैं यहाँ पे एक दो बातें बता रहा हूँ कि अगर टेम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेट है और ईयर डिस्चार्ज का टाइम गुजर चुका है 3 महीने से ज़्यादा, यहाँ पे ये बात लिखी, इफ देर इज अ डिस्चार्ज फ्रॉम द एयर एंड ऑन एग्जामिनेशन ऑल्टोस्कोपिकली टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज परफोरेटेड। अब ये हम नहीं देखते कि सेंट्रल है या मार्जिनल है, बट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेट है और जो ईयर से डिस्चार्ज हो रही है उस पर कितने से ज़्यादा टाइम लग जाए, 3 मंथ से, देन इट इज कॉल्ड CSOM। फिर CSOM के आप लोगों को नोट्स में जाके टाइप पढ़ने हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटिको एंट्रल एंड ट्यूबो टिम्पेनिक। इन दोनों में सेफ वेराइटी ट्यूबो टिम्पेनिक है और जो डेंजरस वेराइटी है वो एटिको एंट्रल होता है। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर लेने के बाद आप लोगों ने CSOM के टाइप को एक दफ़ा रिवाइज करना है, ठीक है जी। फिर इसके बाद फिर सेम है सिस्टिक फाइब्रो नाइट ब्लाइंडनेस, ये दोबारा रिपीट है, तो आंसर इज रेटिनल। ये कुछ क्वेश्चन मैंने इसलिए रखे हैं बार बार ताकि आप लोग जो है इसको गौर से सुने और इसको सही तरीके से पढ़े, ताकि आप लोग जब भी MCQs में जाएंगे ताकि आप लोगों को इशू ना हो। A 3-year-old child was brought to the ENT OPD due to nasal obstruction and discharge from the right nostril. Very important. On examination, there is unilateral nasal obstruction with a mass। और आप लोग को मैंने बताया था कि नेजल मास विद राइट नॉस्ट्रिल, इसका मतलब यह है इसमें दो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि एक्चुअली एनी मास इन द नोज एंड दैट इज अराइजेस फ्रॉम आइदर नेजल म्यूकोजा और साइनस म्यूकोजा विच लीड टू नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। और फिर एज भी जो है छोटी हो तो बच्चों के अंदर द मोस्ट कॉमन काज ऑफ नेजल मास विद यूनिलैटरल ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज इंट्रोक्वानल पोलिप्स। तो आप लोगों ने पोलिप्स जाकर जरूर देखनी है कि हमारे पास जो नेजल पोलिप्स होते हैं वो दो तरह के हैं, एक को हम इंट्रोक्वानल पोलिप्स कहते हैं, दूसरे को हम इथोमाइडल पोलिप्स कहते हैं। ये बात तो अंडरस्टूड है, जो इथोमाइडल पोलिप्स है वो इथोमाइडल साइनस से निकलती है, लेकिन जो एंड्रोक्वानल पोलिप्स होते हैं ये कमिंग फ्रॉम मैक्सिलरी साइनस। फिर इसके बाद यंग मैन observed floater in the left eye. The next morning, while looking in the mirror, he noticed a change in the color of the iris. मतलब the next morning, while looking in the mirror, he noticed a change in the color of the iris. So the most likely consideration answer is uveitis. The uveal layer का information होता है, and the uveal layer is the middle layer of the eye. A teenage contact lens user presented with severe pain in the right eye. यहाँ पे पेनफुल राइट आई, द पेन इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन विद साइन इन द आई। यहाँ पे याद रखें कि ऐसा पेनफुल आई प्रॉब्लम जिसमें पेन इतनी ज़्यादा हो कि इंसान की बर्दाश्त से बाहर आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो, ये मोस्ट लाइकली केराटाइटिस है। और केराटाइटिस इज नथिंग, इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ कोर्निया। कोर्निया की इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफ केराटाइटिस। और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हॉर्सनेस ऑफ वॉइस इज रिजल्ट ऑफ डैमेज टू रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आ चुका होगा।
बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर द अपकमिंग विजिट फ्रॉम डॉक्टर सादिक एंड हिज टीम। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसके बाद जो टेस्ट अप्लाइड एनाटॉमी वाला वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।